Good morning, students. Part वन स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ लर्निंग का ये दूसरा क्लास है। इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड एंड मास मेथड के बारे में कि कितने लोगों का कितने तरह के कारण हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड ऑफ लर्निंग को श्रेष्ठ विधि मानी गई। क्या क्या कारण? तो इसमें सबसे पहला जो कारण माना जाता है मनोवैज्ञानिकों ने या जो लर्निंग साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ एबिंगहॉस का है। और एबिंगहॉस ने भी इस चीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा और उन्होंने कहा कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में रेस्ट पॉज की व्यवस्था करते हैं तो जो कि मास मेथड में नहीं होती है, तो रेस्ट पॉज भी डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड को बहुत ही अच्छा बनाता है। इसको मोर रिलायबल एंड मोर सेटिस्फैक्टरी एंड मोर ये बनाता है। इसको बहुत बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता है और लर्निंग की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पीड भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें रेस्ट पॉज दिया जाता है। रेस्ट पॉज के अंदर जो अगर आपको एक चीज़ सिखाई गई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा कि कुछ कविताएं सिखाई जाती हैं, चाहे कुछ भी चीज़ लर्निंग मटेरियल दिया गया, प्रोज ही है, पोइट्री नहीं है, उसमें 2 पैराग्राफ आपने याद कर लिया, ठीक है। फिर आपको 1 घंटे का कुछ समय का, सॉरी 1 घंटा नहीं, कुछ समय का आपको रेस्ट दिया जाता है। उठो, थोड़ा घूमो, एक्टिविटी करो। वहाँ पे जो दूसरा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड के सपोर्ट में जाता है वो ये कि इस दौरान जो हम रेस्ट पॉज के दौरान भी जो लर्नर है वो सीखी गई हुई चीज़ों को अपने दोहराता रहता है, दोहराता रहता है। तो ये भी जो है दोहराता रहता है और इसको उससे उसका जो स्ट्रेंथ है लर्निंग का वो बन जाता है, काफ़ी कुछ बन जाता है। जो सेकंड पॉइंट माना, इसमें हम आपको नाम लेना चाहेंगे हल्का। उन्होंने रिएक्टिव इनहिबिशन की बात की और वहाँ पे कहा कि ट्रायल्स से जो वर्क डिक्रीमेंट, कंटिन्यूअस ट्रायल जब हम चलते रहते हैं, पूरे पूरे मास मेथड में पूरे 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 टाइम तक पढ़ाते रहते हैं कि एंड तक पढ़ते रहो, करते रहो, एक चैप्टर को पूरा ख़त्म ही करना है तभी उठना है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं, यू जस्ट एक तरह का क्वेश्चन आंसर कर लिया, नहीं इसको भी बना लो उसको भी बना लो। तो इससे क्या होता है ना कि डिक्रीमेंट हो जाता है, रिहर्सल छोड़ देता है बच्चा, रेस्ट पॉज से रिहर्सल छूट जाता है, रिहर्सल मिलने करने का टाइम मिलता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस कर दे तो एक तो उसको थकावट भी हो रही है, फटीग हो रहा है, दूसरी तरफ उसको रिहर्सल करने का जो घूमते फिरते, जैसे अब हम लोग एक गाना सीख रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई गज़ल सीख रहे हैं, कुछ भी याद कर रहे हैं, सीख नहीं रहे याद कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लर्निंग। तो इसमें रिहर्सल में आपको आता है, रिहर्सल भी नहीं हो पाता है, रेस्ट भी नहीं मिल पाता है, तो हल्का कहना है कि इससे फटीग उत्पन्न हो जाता है। का मास मेथड फटीग आ जाता है, थक जाता है बच्चा, जो भी लर्नर है वो थक जाता है। थकावट से जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि थकावट से उसको उकताहट होने लगती है कि एक एक उकताहट एक स्टेट है ह्यूमन बीइंग का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उकताहट होने लगती है और सब्जेक्ट की तरफ से उसको इनहिबिट करने लगता है, वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग या मास लर्निंग को सपोर्ट नहीं करते, हल भी नहीं सपोर्ट करते। ये फिटिक जो है रिएक्टिव इनहिबिशन पैदा करता है। रिएक्टिव इनहिबिशन में उसके अंदर आ जाता है कि जब रिहर्सल भी नहीं हुआ, रेस्ट भी नहीं हुआ, थक भी गए,
फिजियोलॉजिकल लिमिट होती है एक फिजियोलॉजिकल लिमिट, शरीर क्रिया की शरीर क्रियात्मक स्तर होता है किसी भी चीज़ को करने का, सीखने का। फिजियोलॉजिकल लिमिट एक थ्रेशोल्ड रखता है, अगर उससे ऊपर चले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। मास मेथड में फिजियोलॉजिकल लिमिट कभी कभी नहीं, अक्सर हमारा जैसे पीजी के स्टूडेंट्स हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, 4-4, 5-5 पेज का उनका आंसर होता है, और उस आंसर को अगर हम इन वन सिटिंग याद करने के लिए कहते हैं तो दैट इज टफ। ओके, नेक्स्ट आइए कि आपको मुलर पिल्जेकर 1900 ने कहा कि हम किसी भी चीज़ को, ये एक बात है लर्निंग की थ्योरी, आप मेमोरी में आप देखेंगे कि एक मेमोरी ट्रेसेस कंसोलिडेशन थ्योरी ऑफ मेमोरी कहलाता है। कंसोलिडेशन थ्योरी कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मेमोरी के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक वैक्स जैसी है चीज़ होती है। वैक्स माने मोम की तरह एक रचना होती है जिस पर निशान बनता है, इसको मेमोरी ट्रेस कहते हैं। तो अब मोम को पिघला करके अगर आप उस पर लाइन देखिए बना करके, तो आप देखेंगे कि जब तक वो गर्म है वो सब लाइन आपस में गड़बड़ होता रहता है, लेकिन हल्का सा ठंडा होने पर वो लाइन स्पष्ट रूप से आपको वो चिन्ह जो है वो साइन दिखने लगता है। मुलर पिल्जेकर कहते हैं कि अगर इस लाइन को कंसोलिडेट होने, यानी उसको कड़ा होने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा और उस पर ट्रेसेस पे लाइन खींचते जाएंगे, यानी मेमोरी ट्रेसेस बनाते जाएंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि लर्निंग जो है वो गड़बड़ हो जाए, जिसको कहना बिल्कुल मिक्स हो जाना, ये बिंदु वहाँ चला गया, वो बिंदु वहाँ चला गया, इस तरह की बातें मुलर पिल्जेकर ने कहा कि मेमोरी ट्रेसेस बहुत अच्छे ढंग से सेट नहीं हो पाते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लर्निंग पर आसान बहुत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है मास मेथड में। मगर यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग में जब हम रेस्ट पॉज दे देते हैं, जब उनको थकावट उनकी कम कर देते हैं, जब उनको इनहिबिटरी फंक्शन से रोक देते हैं, इनहिबिट नहीं करने देते, किसी नए इसको आने नहीं देते, तो वैसी स्थिति में जो मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं और जो रेस्ट मिल जाता है उसमें मेमोरी ट्रेसेस काफ़ी कंसोलिडेट होके, स्ट्रॉन्ग होके सामने आते हैं। That is why distributed method is more efficient method for learning, more reliable method for learning. तो ये एक चीज़ उन्होंने कही। वुडवर्थ ने इसका बहुत समर्थन किया, वुडवर्थ ने भी इसको समर्थित किया। और हावलैंड का कहना है, HOVLAND, हावलैंड का कहना है कि अगर हम मास मेथड से किसी को भी सिखाते हैं, कंटिन्यूअस, यू डू दिस, यू लर्न दैट, एंड पूरा लंबा सा 5 पेज का एक क्वेश्चन का आंसर है और उसको आप जब तक पूरा नहीं कीजिएगा आपको उठने नहीं देंगे, तो उसमें क्या है ना, मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो कम होने लगता है, डीमोटिवेटेड हो जाता है लर्नर, वो सीखना नहीं चाहता है, उसके अंदर जो डिराइव है, जो सीखने की क्षमता है वो तो घटती ही है, साथ साथ उनका मोटिव भी घट जाता है कि दिस प्रोसेस, ये इस तरह से इतना लंबा बैठना, इतना लंबा फिजिकल थ्रेशोल्ड और लॉस ऑफ इमरजेंस ऑफ फैटीग एंड मोनोटोनी, यहाँ पर मोनोटोनी भी आने लगती है, उबाऊ हो जाता है सब्जेक्ट और उसको पढ़ने की ख्वाहिश नहीं होती। सो हावलैंड, HOVLAND, हावलैंड ने 1951 में इस बात को कहा था। उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड इज मोर इफेक्टिव दैन मास मेथड। दूसरी चीज़ एक और आती है कि अगर हम किसी भी लर्निंग मेथड को, लर्निंग मटेरियल को जब हम देते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा कि हमको मिलता है सीरियली, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ,
तो सीरियल रिप्रोडक्शन जब हम कराते हैं, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखिएगा तो ये पैराग्राफ यहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, नहीं, हम क्वेश्चन आंसर जब याद करते हैं तो सीरियली रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। एंड सीरियल रिप्रोडक्शन आप तभी सही ढंग से कर सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड को आपने अडॉप्ट किया हो। वहाँ पे मास मेथड, इसमें भी मास मेथड का बहुत कमज़ोर पाया गया है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया है mass method and distributed method. Bye.